अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक टू चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट फंक्शंस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक में से हमने ये क्वेश्चन लिया है, ये टॉपिक लिया है और ये उसके इंट्रोडक्शन को ही कवर कर रहा है। हमने उसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अभी और भी डिस्कस करना है। अभी तो मैंने आपको बताया व्हाट मैनेजर्स डू, मैनेजमेंट क्या होती है, कौन परफॉर्म करता है, मैनेजर्स क्या होते हैं। अभी हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, रोल्स को डिस्कस करेंगे, देन फिर हम एक इंट्रोडक्शन आपके लिए एक प्रिपेयर करेंगे जो कि मैनेजमेंट को आपको अंडरस्टैंड करवा देगा मैनेजमेंट क्या होती है। तो अभी ये मैनेजमेंट के फंक्शन जो कि इतनी डिटेल से लिखे हैं मैंने आज, और इतनी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर होने वाली हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलने वाला है। कहीं मत जाइएगा। सो लेट्स बिगिन। सो डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होते हैं। समटाइम हम मैनेजर्स की बात करते हैं, मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म सम फंक्शंस। अगर हम मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें तो मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजर्स को कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है इफेक्टिवली, मतलब राइट टाइम पे राइट ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना होता है, और एफिशिएंटली कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा बेनिफिट्स को इंजॉय करना होता है। तो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं मैनेजर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोसेस डिफाइन किया जाता है, जिसको अर्ली 20th सेंचुरी में एक फ्रेंच बिजनेसमैन ने डिफाइन किया, जिसका नाम हेनरी फ्योल था। उसने कुछ आपको रूल्स बता दिए, उसने कुछ फंक्शंस बता दिए कि जब भी मैनेजर्स काम करेगा इन फंक्शंस को पे अमल करेगा तो वो एक इन अच्छी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजर मैनेज करता है किसको, चीज़ों को। तो मैनेजमेंट फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी और डिफरेंट तरह के मैनेजमेंट फंक्शंस जो हेनरी फ्योल ने बता दिए। अर्ली उसने जब वो बताए थे तो वो 5 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन उसने कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। फिर उसके बाद जो है वो कंट्रोलिंग फंक्शंस की तरफ आ गए थे। तो 5 फंक्शन स्टार्ट में बताए थे, उसके बाद ये कंडेंस होके ये 4 फंक्शंस पे रह गए हैं, जिसको हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग कहते हैं। लीडिंग के अंदर 2 फंक्शंस आ जाते हैं, इसको स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कहा जाता है। इसको वन बाय वन इतनी डिटेल से पढ़ेंगे कि आपको सारी समझ आने वाली है। तो अभी मैंने इसका बैकग्राउंड बताया कि मैनेजमेंट फंक्शंस कहाँ से स्टार्ट हुए, होते क्या हैं, किसने शुरू किए और मैनेजर इनको परफॉर्म क्यों करता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज़ प्लानिंग, सबसे पहले हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। प्लानिंग क्यों आया, देखिए किसी भी जब भी आप कोई इवेंट स्टार्ट करते हैं, आप क्लास लेना लगते हैं, कोई लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, कोई वीडियो बनाने लगते हैं, तो उससे पहले आप प्लान करते हैं, अपना कंटेंट प्लान करते हैं, आपने क्या बताना है, क्या पढ़ाना है। उसके अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कोई नई फैक्ट्री लगानी, नया प्लांट लगाना, तो यू हैव टू प्लान समथिंग। अगर आपने कोई गोल अचीव करना है तो यू हैव टू प्लान हाउ टू डू दैट, हाउ टू गेट दैट डेस्टिनेशन। अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं और आपको पता है कि आपके माइंड में एक डेस्टिनेशन है, आप किसी भी रोड से जा सकते हैं ना, किसी भी, अगर लेट्स सपोज आपने दुनिया घूमनी है, पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारी कंट्री, बैंकॉक जाना है, डिफरेंट, आपको पता है डेस्टिनेशन का, आप वो सारी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी एयरलाइन से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने सिर्फ दुबई जाना है, या आपने इंडिया जाना है, या आपने दिल्ली जाना है, या आपने पाकिस्तान के किसी भी शहर कराची में जाना है, तो आपको पता है कि आपको स्पेसिफिक बस में, स्पेसिफिक एयरलाइन के अंदर आपने जाना है और वो आपकी डेस्टिनेशन है। तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लान कि आपको कौन सा रोड लेना है, कौन सी डेस्टिनेशन, कौन सा एयरप्लेन यूज़ करना है, कौन सी आपको बस यूज़ करनी है, तो आपने वहाँ तक जाना है। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ गोल सेट किए हुए होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्लान करती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को। तो उसी से हमने निकाला प्लानिंग। उन गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान करेगी वो प्लानिंग होगा। प्लानिंग डिफरेंट तरह से की जाती है। कौन करता है, मैनेजर्स करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। मैनेजर्स एंगेज इन प्लानिंग। सबसे पहला काम क्या है मैनेजर्स का, वो एंगेज रहते हैं प्लानिंग के लिए। क्यों की जाती है मैंने आपको बता दी। इसमें किया क्या जाता है, प्लानिंग के अंदर गोल सेट किए जाते हैं, डेस्टिनेशन सेट की जाती है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। हम 10 साल बाद क्या अचीव करना चाहेंगे, 5 साल बाद हमारे गोल्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। सो दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग। एस्टैब्लिश स्ट्रैटेजी, उसमें स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं कि किन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हुए हम उन गोल्स को अचीव करेंगे, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। स्ट्रैटेजी है कि मैं इस स्ट्रैटेजी को पहले पूरा करूँगा, मैंने यहाँ से
कराची जाना है, कराची से मैंने एक एयरलाइन पकड़नी है और मैंने जो है वो दुबई जाना है, दुबई से मैंने जो है वो आगे यूके जाना है। मतलब ये मेरी एक प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज मैंने बनाई हैं अपनी, ठीक है। उसके बाद है डेवलप प्लान टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट। मैनेजर जो होते हैं वो प्लान करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस को यूज़ करते हुए, और प्लानिंग को, डेवलप प्लान्स को करते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि वो उन सारे प्लान्स को यूटिलाइज करते हुए वो एक अपनी डेस्टिनेशन को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग फंक्शन। इसमें हम प्लान करते हैं, चीज़ों को तरतीब देते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है किसी भी काम, कोई इवेंट प्लान करना है, कोई भी काम करना है, तो उसमें प्लानिंग जरूरी होती है। उसके बाद आगे प्लानिंग को मजीद डिफाइन किया, सारा मैंने प्लानिंग डिफाइन किया, इतनी डिटेल से डिफाइन किया कि आपकी कंफ्यूजन सारी क्लियर होने वाली है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग। ये प्लानिंग के अंदर बेसिकली 5 फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, या 4, इसको आप ये कह लें कि आपको WH जो हैं ये फाइंड आउट करने होते हैं। कौन परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म किया जाएगा, क्यों परफॉर्म किया जाएगा और किसके लिए परफॉर्म किया जाएगा, ये आपको व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग, ये आपको फाइंड आउट करना है प्लानिंग के अंदर। समझ आ गई प्लानिंग क्या होती है, अभी क्लियर हो गया होगा आपको। अभी अगर हम देखेंगे हम प्लानिंग करते क्यों हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हमारे पास है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, हमें एक डायरेक्शन मिलती है प्लानिंग से। अगर हमने प्लान ही नहीं किया कोई चीज़, डायरेक्टली कोई काम करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो फेलियर हो सकता है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नेक्स्ट हमें क्या करती है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है, हमें बेयकीनी, हमें लगता है कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, हम ये गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, तो प्लानिंग आसान करती है। एक स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं प्लानिंग के अंदर। तो जब उस प्रोसेस को पूरा करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, तो हमें ये यकीन हो जाता है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज़ हमारी वेस्ट होती थी वो प्लान करके हम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो ओवरलैपिंग होती थी एक एक्टिविटी पे, एक काम पे, एक सेट डेस्टिनेशन पे, आप दूसरी भी उसी तरह की कर लेते हैं, तो ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, जो जिसका कोई मकसद ही नहीं है लेकिन हम वो कर रहे होते हैं क्योंकि हमने कुछ चीज़ प्लान नहीं की होती। तो प्लानिंग के ये बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, इंपॉर्टेंस होगी। हमें डिफरेंट तरह के आइडियाज़ आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज। वी कैन गेट द इनोवेटिव आइडियाज व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट द थिंग, हाउ टू सेट अचीव आवर सेट गोल्स, ठीक है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ हमें आते हैं इससे। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, हमने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, 2-4 प्लान बनाए, उसमें से हमने फिर ये डिसाइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है कि किस प्लान को यूज़ करते हुए हम सबसे जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो वी कैन से दैट फैसिलिटेट इन डिसीजन मेकिंग, हमें ये डिसीजन मेकिंग में भी फैसिलिटेट करेगी। सो इसके बाद हमारे पास है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। देखिए अभी इसमें फीचर भी पढ़े हैं, तो फीचर क्या होते हैं प्लानिंग के। जब भी आप सोचते हो, अगर आपको प्लानिंग पे लिखना आ जाए तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द CSS पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अभी मैंने इसमें प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया प्लानिंग के, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी फीचर्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है किसी भी काम को करने का, सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग होती है। फिर प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब है कि ये सब पे ही लागू होती है। लाइक इसको आप ये कह लें कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ये एक हर एक पे अप्लाई होने वाली चीज़ है। ये नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ आपने किसी एक ख़ास काम को अचीव करने के लिए, ख़ास काम तक पहुंचने के लिए आपने प्लान करना। आपने कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, यू हैव टू प्लान, ठीक है। तो परवेसिव नेचर है इसकी कि ये जो है यूनिवर्सल है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा प्लानिंग की और अगले प्रोजेक्ट के लिए आपने प्लान नहीं करना। नो, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू हैव टू प्लान एवरी टाइम, ठीक है। एवरी एक्टिविटी जब भी आपने परफॉर्म करनी है तो यू हैव टू प्लान समथिंग। एंड देन प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ऑब्वियसली इस मेंटल एक्सरसाइज, आपका माइंड जो है वो शार्प होता है, आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सोच सकते हो, थिंकिंग कर सकते हो, नए आइडिया जनरेट कर सकते हो, और जल्दी और शॉर्टकट वेज को यूज़ करते हुए आप उस अपनी डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हो। सो दैट इज़ आल्सो अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होती है। ऑब्वियसली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको कि डिसीजन मेकिंग में बड़ी इंपॉर्टेंस साबित होगी। जब आपने कोई चीज़ अच्छे से प्लान की होगी तो आपको पता होगा कि कितनी तेज़ी से हम उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं।
थ्रू योर प्लानिंग। सो दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग, दिस इज द मैनेजमेंट फंक्शंस। और उसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया है, प्लानिंग को डिस्कस कर लिया। मैं भी चाहता तो प्लानिंग को 4 पॉइंट्स में कवर करके रख सकता हूं, बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं इसको आपको इन डिटेल बता रहा हूं। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, देन फिर लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग को देखते हैं। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ये सेकंड आपका फंक्शन है प्लानिंग के बाद। अभी हम ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले वो प्लान कर लेता है जब चीज़ को, तो देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। लाइक जस्ट लाइक कि आपको कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, अब प्लान कर लिया था कि यार ये मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज, अभी उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना, कि पंखा इधर लगेगा। अभी लेट्स सपोज आपकी जो है वो वाइफ आ रही है, दुल्हन, आप दूल्हा और दुल्हन बन रहे हैं, वो वाइफ आपके चलते हुए आएगी, यहाँ से फायर वर्क हो रहा होगा और यहाँ से बड़े मज़े मज़े से आप उसका हाथ पकड़ के आप उसको स्टेज पे लेकर आएंगे। तो दैट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग। आपने पहले प्लान किया हम इस तरह करके अपनी शादी पे डांस करेंगे, और फिर डीजे चल रहा होगा, ऐसे लाइटिंग होगी, ये दीज आर द प्लानिंग। एंड देन फिर उसको ऑर्गेनाइज, आपने एक मैनेजर हायर किया, उसने ऑर्गेनाइज किया, जैसे टीम का मैनेजर होता है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर टीम का मैनेजर, हर डिपार्टमेंट मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, वो उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, तरतीब देता है, ग्रुपिंग करता है, अथॉरिटी देता है, काम करता है। एंड देन फिर वो बताता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन किसको पर जवाब देगा। दीज आर द ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, ठीक है। प्लान तो हो गया और ऑर्गेनाइज करना है आप उसको। इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? इफ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, organizing is the process of identifying and grouping of the work to be performed, defining, delegating responsibilities and authority। एक प्रोसेस है, क्या है, कोई एक्टिविटी नहीं है, दिस इज द प्रोसेस, कोई फंक्शन नहीं है, दिस इज द प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है, हमने आपको बताया कि देखें ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप इसको कहें कि ये एक एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है। ये एक प्रोसेस है, पूरी तरतीब के साथ होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने टॉप से बॉटम पे आना है, बॉटम से टॉप पे जाना है। एक पूरा प्रोसेस डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनाइज करते हुए। ऐसा नहीं होता कि कोई रैंडम एक्टिविटी उठा के कर दिया आपने, नो, दिस इज नॉट द प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या काम करेगा, उसको आपने फिर ग्रुप कर देना है। जो सेम लेवल ऑफ वर्क के होंगे उनको आपने ग्रुपिंग कर देनी है, ठीक है। एंड परफॉर्म, डिफाइनिंग, डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबल, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है। एंड देन उनको अथॉरिटी दे देनी है कि वो किसको परफॉर्म करे, किसको वो आंसर करेगा। दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग। थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं, आपको और क्लैरिटी होगी ऑर्गेनाइजिंग की। व्हाट टास्क टू बी डन, हमने कौन कौन से काम करने। ऑर्गेनाइजिंग में हम डिफाइन करते हैं, प्लान तो कर लिया ना कि मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो अब उसमें डिफाइन हम ये करेंगे कि किसने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। कौन बंदा कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, हु इज टू डू देम, कौन, ये है व्हाट टास्क, कौन कौन से टास्क होंगे, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं कि एक प्रोडक्शन, आपने साइकिल की प्रोडक्शन करनी है, तो आपने ये डिफाइन कर लिया कि ये प्रोडक्शन होगी साइकिल की, ठीक है। ये आपने प्लान किया, तो इसके कौन कौन से टास्क होंगे, उसमें कौन कोई मार्केटिंग कौन करेगा, सेल्स कौन करेगा, वो सारे डिफाइन करने के बाद आपने डिफाइन कर लिया कि ये किस किस को देने हैं आपने। हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड। अब इन टास्क को ग्रुपिंग कैसे करनी है, कौन किसके साथ मिल रहा होगा, कौन सा डिपार्टमेंट किसके साथ मिल रहा होगा, किसके साथ कोऑर्डिनेशन चल रही होगी, आपने उस काम की ग्रुपिंग कर देनी है। सेम लेवल ऑफ वर्क को आपने ग्रुप कर देना है। हु रिपोर्ट्स टू वूम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। उन एक्टिविटीज़ को करने के बाद कौन आगे किसको बताएगा कि भाई मैंने ये काम कर दिया है, बड़े अच्छे से किया है, नहीं अच्छे से किया, किसको रिपोर्ट करनी है आपने। वेयर डिसीजंस टू बी मेड, और इस पर डिसीजंस कहाँ लिए जाएंगे, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, कहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड द मैनेजर परफॉर्म द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। सिंपल इज दैट। अब उसकी हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करते हैं। देखो ना, मैनेज ऑर्गेनाइजिंग को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? सिंपल, प्रोवाइड्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देती है। ऑप्टिमम, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने चीज़ को ऑर्गेनाइज किया तो आप अपने रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस। हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हेल्प आउट करती है ऑर्गेनाइजिंग। आप एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आ सकते हैं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं काम को, अगर आपने चीज़ को ऑर्गेनाइज किया तो। ऑर्गेनाइजिंग चैनल्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग को आप एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं। जब आपने कोई भी एक्सपेंशन करनी है, नया प्रोजेक्ट लगाना है, नई
टीम बनानी है तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग। आप चैनल को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजिंग को आप एक प्रॉपर तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट की। अचीव्स कोऑर्डिनेशन, इससे आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो भी अचीव होगी। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अभी मैंने इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस भी बता दिया कि हम इस ऑर्गेनाइजिंग को करेंगे किस तरह। नंबर 1 इज द डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में आपने काम को डिवाइड कर देना होता है। डिवीजन ऑफ वर्क, यार ये बंदा अकाउंट रिसीवेबल का काम करेगा, ये अकाउंट पेएबल का काम करेगा, ये सेल्स का करेगा, ये मार्केटिंग का करेगा। दिस इज द डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। देन डिपार्टमेंटेशन, आपने डिपार्टमेंट बना देने कि जैसे एक ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स पेएबल है, फाइनेंस है, टैक्स है। दिस इज द डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। अभी आपको क्लियर होगी और बताने की जरूरत नहीं है। लिंकिंग डिपार्टमेंट, अब आपने उन डिपार्टमेंट्स को आपस में लिंक कर देना, कौन किसके साथ मिलकर काम करा। अकाउंट पेएबल को अकाउंट रिसीवेबल की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट रिसीवेबल वाले को टैक्स की जरूरत पड़ेगी, टैक्स वाले को फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द लिंकिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स। आपने डिपार्टमेंट्स को लिंक कर देना होता है आपस में। असाइनिंग ड्यूटीज, उसके बाद आप उन सबको ड्यूटीज असाइन कर देते हो। ड्यूटीज असाइन करने के बाद आपने डिफाइन हायरार्किकल का स्ट्रक्चर, आपने हायरार्किकल स्ट्रक्चर, उसकी हायरार्की बनानी है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर कौन किसको डिफाइन करेगा, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, डिफाइन कर दो। और ये सब कौन कर रहा होता है, ये मैनेजर कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। बेसिकली दिस इज द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे लीडिंग एंड स्टाफिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं लीडिंग फंक्शन को। लीडिंग फंक्शन हमारा थर्ड फंक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। लीडिंग इट्स मीन के लीड रोल प्ले करता है, एज अ मोटिवेटर का रोल प्ले करता है, एज अ बॉस का रोल प्ले करता है, जो कि डायरेक्ट करता है हमें कि किस तरह से काम करना है, अपने स्टाफ को डायरेक्ट करता है, उनके लिए मोटिवेशन, उनके लिए सिंबॉलिक रोल प्ले करता है, फिगर हेड का रोल प्ले कर रहा होता है बेसिकली। तो दिस इज कॉल्ड द लीडिंग रोल। अभी लीडिंग रोल कंडेंस हो गया है, लाइक पहले इसकी जगह पे कमांडिंग एंड डायरेक्टिंग कहा जाता था, तो अभी मैंने इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए मैंने स्टाफिंग और डायरेक्टिंग यूज़ किया, जो कि लीडिंग के अंदर एक पर्सन जो है, मैनेजर जो है, वो लीडिंग का जब रोल परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो एज अ स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कर रहा होता है। व्हाट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग? स्टाफिग को पहले समझ लेते हैं। स्टाफिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको फायर करना, उनको ट्रेन करना, उन सब की जो है वो रेनोवेशन करना, डेवलपमेंट करना, यू कैन से दिस को, उसको हम क्या कहेंगे कि स्टाफिंग है। रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट करना, इंडिविजुअल्स को लेकर आना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्टाफिंग फंक्शन। एंड देन डायरेक्टिंग की अगर थोड़ा सा बात कर लें, डायरेक्टिंग इज अ मोटिवेशनल रोल पर्सन होता है, जो मोटिवेशन का रोल प्ले करता है, उनको लीड रोल देता है, उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताता है, उनको उनकी वैल्यूज़ के अबाउट बताता है, उनको मोटिवेट रखता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लीडिंग या डायरेक्टिंग फंक्शन, यू कैन से। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ते हैं। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर्स build an organization through the recruitment, selection and development of individual। आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एम्प्लॉयज़ नहीं बनती, तो एम्प्लॉयज़ को बनाने के लिए मैनेजर्स क्या करता है, उनकी रिक्रूटमेंट करता है, उनकी सिलेक्शन करता है, उनको ट्रेन करता है, एम्प्लॉयज़ को लेकर आता है, एम्प्लॉयज़ के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन एक खड़ी होती है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है? मैनेजर करता है, जो कि स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को फिल करना भी मैनेजर का काम होता है, और किस फंक्शन में वो परफॉर्म करता है? ये फंक्शन स्टाफिंग फंक्शन के अंदर और लीडिंग फंक्शन के अंदर। रिटेनिंग पर्सनल, जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी केयर करता है, उनको चेक करता है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब उनको ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो काम करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ HR, ऑर्गेनाइजेशन में जो ये काम परफॉर्म करता है, ये ह्यूमन कैपिटल जो हमारा होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके बेनिफिट्स अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, ये काम करता है। उसके बाद लीडिंग में आ जाते हैं। लीडिंग के आपको पता है, मैंने आपको बता भी दिया है, टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, अपनी मर्जी के रिजल्ट लेकर आने के लिए उनको इतना मोटिवेट कर देता है कि आपको सेल्स परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको बोनस मिलेगा, आपको ये मिलेगा। दीज आर द मोटिवेशनल थिंग्स। आप इन मोटिवेशन से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की अचीवमेंट की तरफ वो कदम बढ़ाते जाते हैं। आइडेंटिफाई देयर कैपेबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ उनको आइडेंटिफाई करके देता है, उनको इतना मोटिवेट कर देता है कि यू आर कैपेबल टू डू द थिंग्स। अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं भी होता तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ उस फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं। टू गेट एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, उनको मोटिवेट रखता है। टू अचीव स्टेबिलिटी एंड
बैलेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस को बरकरार रखता है, एज अ लीडर का रोल परफॉर्म करता है, लीडिंग रोल। जस्ट लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी यू कैन से किसी भी कंट्री के अंदर आपका सदर होता है, प्रेसिडेंट होता है, या आपका जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक लीडिंग रोल परफॉर्म कर रहा था, जो कंट्रीज में डिफरेंट लोगों से मुलाकात करता है, उन सबको एंगेज रखता है, उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है, पूरे कंट्री को चला रहा होता है। तो दिस इज द थिंग्स दैट हैव परफॉर्म्ड इन द लीडिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट फंक्शन है द फाइनल फंक्शन, दैट इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को आपको समझ भी आ रही होगी, जब आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, चीज़ों को लीड कर लिया, आपने उनको कंट्रोल भी तो करना है ना। यू हैव टू कंपेयर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आपने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, उसके साथ आपने कंपेयर करना है कि अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो आपको वापस प्रोसेस पे जाना है, कहाँ जहाँ लैग है उसको करेक्ट करना है, दोबारा आपको अपनी गोल्स की तरफ बढ़ना है। सो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग इज द डिटर्मिनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज अवेलुएटिंग परफॉर्मेंस, कि क्या चीज़ आपने अकम्प्लिश की है और वो आपकी परफॉर्मेंस को अवेलुएट करेगी बेसिकली, ठीक है। होप्स तो समझ आ गई होगी कि ये डिटरमिन करता है अकम्प्लिश, आपने क्या अकम्प्लिश किया, वहीं से आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद द सेट गोल्स, आप अपने सेट गोल्स के साथ कंपेयर कर लो कि क्या स्टैंडर्ड सेट किया था और कितना अचीव किया। आपने 10 मिलियन का टारगेट आपने सेट किया, उसमें से आपने जो है वो 8 मिलियन अगर टारगेट अचीव कर लिया तो दैट इज़ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आर द सेट गोल परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आपने 10 मिलियन का टारगेट था और आप जो है वो 12 मिलियन पे चले गए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मोर देन है आपके एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको करते हो। इसमें हम क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। मॉनिटरिंग की जाती है कि जब भी काम हो रहा होता है तो आप उसको मॉनिटर करते हो कि काम सही हो रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो जो काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को देखना है। फिर कंपेयर करना है जब आप उसके रिजल्ट्स आ जाएँ। अगर सही नहीं आए तो बैक पे जाएंगे, प्रोसेस को रिपीट करेंगे, अगर सही आए हैं तो आप उसको एफिशिएंटली से काम करोगे और उनको बोनसेस और अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि मैनेजर परफॉर्म करता है। दिस इज़ द नॉट द इनफ फंक्शंस दैट द मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म। आगे हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्यूल की मिंट्सबर्ग की थ्योरी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें उसने रोल ऑफ मैनेजेरियल रोल्स बता दिए कि मैनेजर के रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि ये रोल जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, या एक मैनेजर क्या क्या रोल परफॉर्म करता है वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी कवर कर रहे हैं किसके लिए, इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली सारा उसका इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन कंप्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन भी हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के बाद। इसको नोट कर लें। कहीं कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हमसे क्वेश्चन पूछें, हमें बताएं आप, और कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।